नमस्कार। आईएएस प्रीलिम के क्विक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। तो पहला प्रश्न है, क्वांटम प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी में सुरक्षा आमतौर पर एक निश्चित गणितीय समस्या को हल करने पर आधारित होती है, जबकि क्वांटम कुंजी वितरण में क्वांटम भौतिकी के नियमों के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त की जाती है। तो क्या कहना चाह रहा है ये, इधर भी समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी द सिक्योरिटी इज यूजली बेस्ड ऑन दी सॉल्विंग अ सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम, while in quantum key distribution security is achieved through the laws of quantum physics। तो क्या क्या शब्द है इसमें, क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स। दूसरी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को फ्यूचर प्रूफ नहीं माना जाता क्योंकि कंप्यूटेशनल शक्ति में भविष्य की प्रगति क्वांटम क्रिप्टो सिस्टम को तोड़ सकती है। तो ऐसा कह रहा है। क्वांटम प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो कह रहा है कि जो ये प्रोग्राम है देश में, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च किया है। तो आइए तीनों पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वांटम समझ लेते हैं। क्वांटम है क्या, किस बेस पर काम करता है, क्योंकि ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी आया है, क्वांटम क्या है, क्यूबिट क्या है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले क्वांटम को समझ लेते हैं ताकि कोई भी ऐसा प्रश्न आए तो उसे समझने में आसानी हो। तो देखिए, क्वांटम जो फिज़िक्स है, ये लॉ ऑफ मैकेनिक्स है, वो काम करता है एटम से नीचे। एटम ये है जिसे परमाणु कहते हैं। तो एटम में क्या है, एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और इधर क्या होता है, न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन, इसका नेगेटिव चार्ज होता है, ये प्रोटॉन, इसका पॉजिटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन उसके साइड में चक्कर लगा रहा है। लेकिन क्वांटम जो सिस्टम है, जो क्वांटम फिजिक्स है, वो इसके नीचे काम करती है, सब एटॉमिक लेवल पर। मतलब वो इन पर काम करती है अकेले अकेले कि ये किस तरीके से काम करते हैं। और जो उसको मेथड है समझने का, उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। स्टैंडर्ड मॉडल है, इस पर भी प्रश्न आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडर्ड मॉडल क्या कहता है कि पार्टिकल की जो ये पार्टिकल हैं, इनके ऊपर स्टडी करता है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। क्या ये पार्टिकल की तरह रहते हैं, क्या ये वेव की तरह रहते हैं, और जो ये फोर्सेस हैं, ये कौन सी फोर्स है जिसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ पर बांध के रखा हुआ है, इनको स्टडी करता है। तो क्या है ये सारा सिस्टम, ये है। तो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से क्या है, क्वार्क्स और लेप्टॉन, ये दो चीज़ें हैं। इनको आप उस तरीके से याद ना करिए, सिर्फ समझने के लिए। क्वार्क और लेप्टॉन क्या है, मैटर पार्टिकल्स हैं, मैटर। उसका कहना है कि यही दो चीज़ें हैं जिनके पास मास है, जिनका कोई भार है। क्वार्क और लेप्टॉन, इन्हीं में लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन है, क्वार्क में प्रोटॉन वगैरह है, ये सारे साइड में बने हुए हैं। फिर ये पार्टिकल के बाद बढ़ता है फोर्सेस की तरफ। ये कहता है तीन तरीके की फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है। चौथी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इसके अंदर नहीं आती। जो तीन फोर्सेस बाकी हैं वो आती हैं। कौन कौन सी हैं, पहली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरी है स्ट्रॉन्ग फोर्स, और तीसरी है वीक फोर्स। तो ये तीन फंडामेंटल फोर्सेस हैं। चौथी ग्रेविटेशनल है, इसके स्कोप से बाहर है, उसकी अलग से स्टडी होती है, आइंस्टाइन वाली थ्योरी से काम करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है, वो कह रहा है वो किससे कैरी होती है, फोटोन से। ये है फोर्स कैरिंग पार्टिकल। ये साइड वाले क्या हैं, लेप्टॉन और क्वार्क, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, मास कैरिंग। और ये बीच वाले हैं फोर्स कैरिंग। तो कह रहा है जो फोटोन है, जो लाइट आती है, वो क्या है, कौन सी फोर्स कैरी करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरी करती है। और जो ये ग्लूऑन है, ये जो फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है, जो इस न्यूक्लियस को एक साथ रखती है। तो ये कैसे है, ग्लूऑन द्वारा, ग्लूऑन वाली फोर्स है ये, जो इसको इकट्ठा रखती है। और जो वीक फोर्स है वो कौन सी है,
जो रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, डिके होता है, न्यूक्लियर फिशन होती है, फ्यूजन होता है, उनमें जो काम आती है वो है वीक फोर्स। उसको कौन कैरी करता है? बोसोन, डब्ल्यू बोसोन, जेड बोसोन। और ये सेंटर में है हिग्स बोसोन, जिसे कि कहा जाता है गॉड्स पार्टिकल, जो कि सबको मास देता है। ये इस टॉपिक का नहीं है अभी। तो ये हो गई 3 फोर्सेस, फंडामेंटल, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, और ये पार्टिकल सब एटॉमिक लेवल इस पे है। अब देखते हैं ये बात क्या हो रही क्वांटम, जो ये क्वांटम कंप्यूटिंग और वो सब क्या है, वो सब बात हो रही है फोटोन की। अब फोटोन क्या है, कौन सी फोर्स कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरी करने वाले फोटोन से ये सारा सिस्टम चल रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? क्योंकि एक जगह पर पार्टिकल भी हो सकता है, एक जगह पर वेव्स भी हो सकता है, एक ही समय पे कई तरीके की पोजीशन ले सकता है। और यही जो इसकी अचीवमेंट है, जो इसकी यूनिकनेस है, वही इसको क्या बनाती है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सबसे बढ़िया। जो सबसे पहले इसकी क्या है? सुपर पोजीशन। सुपर पोजीशन क्या है कि एक ही वक्त पे कई सारी पोजीशन ले सकता है। जैसे ये फोटोन का पार्टिकल है, तो एक टाइम पर ये ऐसी पोजीशन में भी हो सकता है, एक टाइम पर ऐसी पोजीशन में भी हो सकता है, एक टाइम पर ऐसी पोजीशन में भी हो सकता है। कहने का मतलब उसके अंदर जो भी सिस्टम है, जो भी फोर्स को कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में से निकल रहा है, किसी भी वक्त किसी भी पोजीशन में हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये इसकी काम आती है क्वांटम कंप्यूटिंग में। और ये है एंटेंगलमेंट। इसमें मतलब है कि जब ये ऐसा है तो कई सारे फोटोन पार्टिकल और ऐसे हैं, क्योंकि वो सुपर पोजीशन में रहते हैं। सुपर पोजीशन में रहते हैं तो कई ऐसे हैं कि जिस पोजीशन में है उस तरीके की उसी सुपर पोजीशन में कई सारे पार्टिकल हैं। तो जो कई सारे ऐसी सुपर पोजीशन में है, ये एक दूसरे के साथ हो गए एंटेंगल। अब क्या है कि जैसे ही इसको कोई छेड़ने की कोशिश करेगा, टच करेगा किसी भी तरीके से, समझ लीजिए डाटा लेके जा रहा है ये फोटोन में, और ऑप्टिक फाइबर के थ्रू जा रहा है, ऑप्टिक फाइबर में जा रहा है, अलग अलग तरीके से डाटा भेजा गया, इसमें यही इनक्रिप्शन है। इसी को क्रिप्टोग्राफी कहा गया है। उसमें मैथमेटिक्स करती है, इसमें ये करेगा। तो इनक्रिप्शन हो गई ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे ही कोई एक को छोड़ेगा सारे छिड़ जाएंगे, और जैसे ही सारे छिड़ेंगे डाटा सारा क्या है, लॉस हो जाएगा। और जैसे ही उधर कोई छेड़ेगा दूसरी पार्टी को पता लग जाएगा कि डाटा छेड़ा जा रहा है। तो ये जो मेन प्रोसेस है, जो क्रिप्टोग्राफी है, वो इस एंटेंगलमेंट के जरिए चल रही है, क्योंकि क्वांटम लॉ ऑफ फिजिक्स पर है, जिसको हमने समझा किस लेवल पर चलती है। एक और चीज़ है ऑब्जर्वेशन। वो कह रहा है जैसे ये तब तक बने रहेंगे अपनी पोजीशन में जब तक कि सुपर पोजीशन और फोटो एंटेंगलमेंट, लेकिन जैसे ही कोई इनको स्टडी करने की कोशिश करेगा, जैसे ही इनको मेजर किया जाएगा, तुरंत ये अपनी क्या है यूनिकनेस खो देंगे और सारा कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। वही क्रिप्टोग्राफी में यही सब चीज़ें काम आएंगी। फट से एक और चीज़ से समझ लेते हैं। ये इस तरीके से, जैसे ये और ये एक साथ एंटेंगल हो गए हैं, ये और ये एक साथ एंटेंगल हो गए हैं, और ये क्या है साथ में सुपर पोजीशन में भी है। इस तरीके से बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुपर पोजीशन, एंटेंगलमेंट क्या है, क्वांटम लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है, बेसिक समझ लिया हमने। और ये आ गया क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटिंग में क्या फ़र्क है। लगे हाथ इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या करता है, क्यूबिट्स में कैलकुलेशन करता है, क्यूबिट्स। और ये क्या है, नॉर्मल बिट्स। उसी बिट्स के आगे जब क्वांटम अलग गया तो वो क्यूबिट हो गया। इसमें क्या है, एक ही समय पर ये 0 और 1 हो सकता है। कंप्यूटर का सबने पढ़ा है, बाइनरी सिस्टम पे चलता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब ये 0 और 1 एक साथ हो सकता है, तो क्या हो गया, इसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो अब आने वाले सुपर कंप्यूटर बनेंगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसी कि कहते हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स में भी जो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकते, उस प्रकार से काम करेगा। पावर बढ़ जाएगी, एक्सपोनेंशियली राइज हो जाएगी। इस प्रकार से ये ऐसे चलती है। और क्या है, इनमें हायर एरर रेट ज़रूर है, क्योंकि इनके लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम चाहिए। टेम्परेचर अगर कम नहीं होगा तो डीकोहेरेंस हो जाती है। कहने का मतलब फिर ये वही काम कुछ भी नहीं करते, सारे क्यूबिट्स अपनी पोजीशन को खो देते हैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये वही बात, ये ज़्यादा डाटा करने के लिए ये नॉर्मल रूटीन में यूज़ होते हैं। तो चलिए एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं, हमने जो पढ़ा क्या समझ में आता है। क्रिप्टोग्राफी हमें पता है, इनक्रिप्टेड आइडिया जिसको कोई पढ़ ना सके, इसलिए तो ये सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर है, ठीक है, ट्रेडिशनल ऑब्वियस है। और ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है,
लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स पर ही है। ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि फोटोन जो फोर्स कैरिंग है वो लेकर ये सारा सिस्टम करेगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या हुई, ये सही है। दूसरी हो गई, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज फ्यूचर प्रूफ। देखिए अब इससे नीचे जा नहीं सकते, ये लास्ट है। फोटोन के नीचे और कुछ नहीं कर सकते। सबसे सब एटॉमिक पार्टिकल जो अब तक के डिस्कवर्ड है वही है, और ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो रही, ये बाय नेचर, ये नेचुरल है, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। तो फ्यूचर प्रूफ है ये, इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं है और शायद कभी भी ना हो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फ्यूचर प्रूफ है ये। नेशनल मिशन किसने लॉन्च किया, तो ये देखिए साइंस का काम है ये, इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री करेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं है, ये साइंस है, बेसिक साइंस है। तो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि गलत, सही। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट, तो वो तो सही है। तो 2 और 3 ये दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो गया 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों, पीवीटीजी क्या है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में वे जनजातियां शामिल हैं जिन्हें अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए अनुसूचित जनजाति से बाहर रखा गया है। कह रहा है कि ऐसी जातियां हैं ये जो पीवीटीजी हैं कि इनको स्पेशल रखने के लिए कि वैसी रहें, जो नॉर्मल शेड्यूल ट्राइब हैं उनसे, उनकी कैटेगरी से बाहर रखा गया है। और द यूनियन बजट ने सप्तऋषि रिकमेंडेड ए प्रोग्राम फॉर देयर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यूनियन बजट में कोई सप्तऋषि करके प्रोग्राम आया है, उसके अंदर इसके लिए प्रोविज़न किया गया है कि इनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए। 2 स्टेटमेंट हैं। तो पर्टिकुलरली प्रिमिटिव नहीं था, पर्टिकुलरली बेसिकली पहले इनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहते थे, बाद में इनका नाम बदल के किया गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो इनको देख लेते हैं। ये क्या है, ये ग्रुप 1973 के आसपास कमीशन बनता है, एक देबार कमीशन। उसने पहली बार प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की कल्पना की कि ऐसे हैं कुछ जो बिल्कुल भी बैकवर्ड रह गए हैं, जिनके पास की अभी कुछ नहीं है। कौन से 4 क्राइटेरिया बनाए उन्होंने, एप्पल, एक एप्पल नहीं है, प्री एग्रीकल्चर कि अभी ये खेती उससे भी पीछे वाली स्थिति पर हैं, अभी कृषि करना भी नहीं सीखे हैं। पॉपुलेशन कैसी है इनकी, या तो रुक गई है पॉपुलेशन, या तो रुक गई है, ये क्या है, गिर रही है, ख़त्म हो रहे हैं। अंडमान के अंडमानीज, ओंजे अंडमान में, ये सारे क्या है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। जैसे जानवर लुप्त हो जाते हैं उसी प्रकार से ये लुप्त हो जाएंगी। ये जनजातियाँ इस स्टेज पर पहुंच गई हैं। एल, लिटरेसी, बिल्कुल साक्षरता बहुत कम है। इकॉनमी बहुत ही लो लेवल पर है। ये 4 क्राइटेरिया हैं इनको पीवीटीजी के। तो देबार कमीशन ने ये ग्रुप को डिफ़ाइन किया। ये 4 क्राइटेरिया हैं, एप्पल से एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, लिटरेसी और इकॉनमी। और उसके बाद अब ये धीरे धीरे करते ये टोटल हो गई हैं 75। लेकिन ये उसी ग्रुप के अंदर ही हैं, इनको अलग से निकाला नहीं गया है, क्योंकि एक ही प्रोविज़न है आर्टिकल 342 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ही ये सभी शेड्यूल ट्राइब के साथ ही आते हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट है हमारी वो सही नहीं है, क्योंकि ये उसी के अंदर आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, सप्तऋषि वाली। गवर्नमेंट आजकल बड़े अच्छे अच्छे नाम निकालती है, सप्तऋषि। तो इसमें क्या है, अमृत काल के दौरान के अगले 25 साल के दौरान, कि जब भारत 100 साल आज़ादी के पूरे करेगा, तब कुछ ऐसे टारगेट रखे गए हैं जो 7 प्रायोरिटीज़ एरिया में रखे गए हैं, जिसमें कि है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग दी पोटेंशियल, कि जितना पोटेंशियल है हमारे देश में हर तरीके से उसको कैसे बढ़ाया जाए, रीचिंग द लास्ट माइल एंड यूथ पावर। तो रीचिंग द लास्ट माइल जो है
कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम पीवीटीजी के लिए चलाया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट मिशन, पीवीटीजी करके। इसमें क्या है, उनको क्लीन वाटर, घर वगैरह, सुविधाएं, एजुकेशन, इस तरीके की चीज़ें पहुंचाई जाएंगी, टेलीकॉम सुविधा और रोड वगैरह। तो देख लेते हैं उसका आंसर। ये हमने देख लिया पहली स्टेटमेंट, ये गलत है, बाहर नहीं रखा गया है, उसी के भीतर है। और केंद्रीय बजट में सप्तऋषि किया गया है, उसके अंतर्गत ही इसको किया गया, जो रीचिंग द लास्ट माइल वाले में है। तो इसमें क्या पूछा गया है, कथन सही है, तो केवल एक ही सही है, केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लॉकचेन एक नवाचारी वितरित बही खाता तकनीक है, जिसे पहली बार 2009 में सातोशी नाकामोटो द्वारा क्रिप्टो मुद्रा बिटकॉइन के डिज़ाइन और विकास में पेश किया गया। तो कह रहा है कि नई टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, आप सबने नाम सुन रखा है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी है, एक बही खाते वाली चीज़ है, जिसका कि आविष्कार ऐसे ऐसे करके इन्होंने किया। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द इनोवेशन ऑफ ब्लॉकचेन इज दैट इट गारंटीज द फिडिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ डाटा एंड जनरेट ट्रस्ट बाय वेरिफिकेशन ऑफ अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। तो कह रहा है जितना डाटा है उस सब को ये सुरक्षित रखता है, और इसको वेरीफाई कौन करता है, तृतीय पक्ष। दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी कह रहा है वित्त मंत्रालय द्वारा विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को सक्षम करने की दिशा में ब्लॉकचेन की राष्ट्रीय रणनीति जारी की गई, वित्त मंत्रालय द्वारा की गई, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म को सक्षम किया जा सके। ब्लॉकचेन को समझ लेते हैं और किसने लॉन्च किया उसे देख लेते हैं, फिर आंसर हमारा निकल आएगा। तो ब्लॉकचेन क्या है, जैसा कि देखिए शब्द ही बता रहा है, सुनने में ऐसा लगता है कि ब्लॉकचेन कोई और ही चीज़ है, दिख नहीं रही, दिखेगी नहीं, लेकिन समझा जा सकता है। बही खाता है, जो काम बही खाता करता था या सरकारी रिकॉर्ड करते थे, ये वही टेक्नोलॉजी है। सिर्फ ये क्या है, नई है और साइंटिफिक है, कई ऐसी इसमें चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बहुत स्पेशल है। तो क्या है, कैसे काम करती है, अ ट्रांजैक्शन इज़ रिक्वेस्टेड। मान लीजिए आपने यहाँ पर आप चले गए तहसील में, चले गए रजिस्ट्री कराने, आपने कोई घर खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री कराने आप चले गए, आपने कहा कि मेरी कर दो रजिस्ट्री। ब्लॉकचेन सिस्टम लागू हो चुका है, महाराष्ट्र में हो गया है, ऐसे ही समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र में आप चले गए, वहाँ पर क्या होगा, आपने जैसे ही एंट्री की एक नया टोकन या ब्लॉक एक जनरेट हो जाएगा आपके नाम का, उस ब्लॉक को आगे भेजा जाएगा, अपने आप जाएगा वो। और सिस्टम में जो सारे सिस्टम हैं सेंट्रलाइज्ड होंगे, कोई एक पार्टी नहीं बैठेगी, इसी में पटवारी का कनेक्शन भी है, पटवारी का सिस्टम भी है, तहसीलदार का है, एसडीएम का, आगे सबका सिस्टम है, और जितना आज तक का रिकॉर्ड है सब फीड है। जैसे ही ये जाएगा, ये उसको वेरीफाई कर देंगे अपने आप ऑटोमेटिक कि ये जो कागज़ है, ये प्रॉपर्टी है, सही है या नहीं है। तो जैसे ही ऑटोमेटिक करेंगे, सारे उसको ओके कर देंगे। अगर एक भी ओके नहीं करेगा तो वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, और अगर सब ने ओके कर दिया तो क्या होगा, एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा उसी ब्लॉक में जो सिस्टम चल रहा है, वो ब्लॉक उसमें जुड़ जाएगा। और फिर वो क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है ब्लॉक की, समझ गए आप कैसे हुआ, सिस्टम के अंदर अंदर होगा, एक नई आइडेंटिटी मिलेगी, वही आइडेंटिटी को आप ब्लॉक मान लीजिए। जब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, सभी पार्टी उसको ओके कर देंगी, तो वो ब्लॉक उसी ब्लॉक में जाके जुड़ जाएगा। कोई नेक्स्ट आएगा तो वो आपके डाटा को भी रीड कर लेगा कि वो क्या था, अगर आपका डाटा उससे मैच नहीं करता होगा तो उसे कैंसिल कर देगा। इस प्रकार का ये सिस्टम हो गया। खूबियाँ क्या है इसकी, प्रोग्रामेबल है, प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे ये हमने बात की कि रजिस्ट्री करनी है, इंश्योरेंस को देखना है, वोटिंग को देखना है, क्या डाटा देखना है, वो प्रोग्राम बनाया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। और क्या है, सिक्योर है, ऑल रिकॉर्ड्स आर इंडिविजुअली इनक्रिप्टेड, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। एक बार जो हो गया फिर कोई नहीं बदल सकता उसको, हमेशा के लिए, सदैव के लिए वो फिक्स हो गया। एनोनिमस, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है किसी को नहीं पता, सिर्फ वो कंप्यूटर ही डाटा रीड कर रहा है, सिस्टम रीड कर रहा है, सिस्टम अपने आप आगे बढ़ रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं कौन कर आगे चला गया। अनएनिमस, वही एक ही बात है, कुछ नहीं पता लग रहा, अपने आप सारे पार्टिसिपेंट क्या है, ओके कर रहे हैं, यूनानिमस डिसीजन दे रहे हैं कि ओके है, सारों ने कर दिया,
तो एनोनिमस है कि पता नहीं कौन है, यूनानिमस है कि सबने ओके कर दिया। टाइम स्पेंड, जैसे ही उसको ट्रांजैक्शन हुई उस पर टाइम लग गया कि ये इतनी तारीख को इतने बजे हो गया, अब उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकता, कोई सिस्टम ही नहीं बदलने का। इम्यूटेबल, वही बात, अब बदला नहीं जा सकता। डिस्ट्रीब्यूटेड, सबके पास एक एक कॉपी चली गई, आपके पास अपनी आ गई जो आपने ट्रांजैक्शन की, और पूरे सिस्टम में जितने भी हैं सबके पास अपनी अपनी चली गई, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये इसकी जो 6-7 खूबियाँ हैं, इसी पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चल रही है, इसी पर क्रिप्टो करेंसी चल रही है, सारी चीज़ें इसी पर चल रही हैं। ये है ब्लॉकचेन। तो देख लेते हैं अब क्या है। तो ये फैक्चुअल है। तो ये सबसे पहले क्या है, इंट्रोड्यूस्ड इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इन 2009 बाय सतोशी नाकामोटो। ये लाइन सही है, शुरुआत यहीं से होती है। अब ये क्या कर रहा है, ब्लॉकचेन का नवाचार यह है कि यह डाटा के रिकॉर्ड की निष्ठा और सुरक्षा की गारंटी देता है और एक विश्वसनीय तृतीय पक्ष के सत्यापन द्वारा विश्वास पैदा करता है। देखिए, आधी सही है आधी गलत है। डाटा के रिकॉर्ड की निष्ठा और सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन तृतीय पक्ष कोई नहीं है, अपने आप चलेगा। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कोई है नहीं ना, कोई तीसरा पक्ष देखने नहीं आएगा उसको, अपने आप देखेगा कंप्यूटर। वित्त मंत्रालय द्वारा विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को सक्षम करने के लिए किया गया। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम नहीं है, अब यहाँ पे इस डिपार्टमेंट का काम है, जिसका बहुत ही स्टाइलिश सा नाम रखा गया है आजकल, एक्रोनिम, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें पूछा क्या गया है, सही है। तो हमारे कौन कौन से सही हैं, एक ही सही है, तीसरा भी गलत है, तो केवल वन ओनली। ठीक है, ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? तो ये कह रहा है, आर्टेमिस समझौता अमेरिकी सरकार और आर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेने वाली अन्य सरकारों के बीच, अमेरिकी सरकार और आर्टेमिस कार्यक्रम में भाग लेने वाली अन्य सरकारों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है। इसका उद्देश्य 2025 तक मनुष्यों को मंगल ग्रह पर वापस लाना है। कई सारी चीज़ें हो गई। भारत, रूस, चीन, जर्मनी जैसे प्रमुख अंतरिक्ष हितधारक समझौते के हस्ताक्षर करता है ये देश। ठीक है, भारत की अंतरिक्ष कंपनियां इस समझौते के माध्यम से ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकती हैं। फिर पूछ रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, हमें सही बताना है कौन सा सही है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, ये बिल्कुल सही बात है, बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन अमेरिकन गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन दी आर्टेमिस प्रोग्राम विच एम्स टू रिटर्न ह्यूमंस। लेकिन पहुंचाना कहाँ है, वो गलत है। ये चंद्रमा की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ पर मार्स नहीं है। ऐसे ही ट्रिक करते हैं, पूरी लाइन सही लिखकर और एक शब्द अगर बदल दिया वहाँ पर भूल जाता है आदमी। तो मंगल ग्रह नहीं है, तो क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत होगी। बाकी सही है, अमेरिकी सरकार के बीच है। द्विपक्षीय इसलिए है कि सब देशों ने एक साथ नहीं कोई एग्रीमेंट किया, हर देश के साथ अलग एग्रीमेंट कर रहा है अमेरिका इस प्लानिंग के लिए कि 2025 तक वहाँ पर चंद्रमा पर दोबारा ह्यूमन को लेके जाया जाए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, पार्शली गलत है, थोड़ी सही है। भारत, रूस, चीन, जर्मनी जैसे प्रमुख अंतरिक्ष हितधारक समझौते के हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल नहीं है। ये लोग नहीं हैं, जो इसके साइन करने वाले हैं वो ये देश हैं। इनको पहचान लीजिए आप, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये वेनेजुएला हो गया, और फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, या यूक्रेन है, ये देख लेना आप मैप में, ये सऊदी अरेबिया हो गया। इस तरीके से अफ्रीका का एक देश हो गया, क्वेड के ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया। तो इस तरीके के ये सारे देश हैं। भारत नहीं है, चीन नहीं है, रशिया नहीं है, जर्मनी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। भारत की अंतरिक्ष कंपनियां समझौते के माध्यम से ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकती हैं। अगर भारत समझौता करता है, जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है भारत को सीखने को मिलेगा, भारत की जो कंपनी है उसे सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, क्वेड का हिस्सा है भारत, ऑस्ट्रेलिया हो चुका है, यूएसए हो चुका है, जापान हो चुका है, भारत नहीं है। तो इस जो क्वेड है, जो इंडो पैसिफिक है, उसके हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट होगा अगर भारत जाता है। तो ये क्या स्टेटमेंट हो गई, सही हो गई।
तो इसमें क्या पूछा गया, कौन सी सही है, तो इसमें से केवल 3 ही सही है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न टॉपिक को समझा। धन्यवाद।